बीए तृतीय वर्ष, कक्षा बीए तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण पवनदूती प्रसंग प्रिय प्रवास। और इस पवनदूती प्रसंग है वो प्रिय प्रवास जिसे आधुनिक हिंदी काव्य का महाकाव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचनाकार कृतिकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय, जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है। आज हम पवनदूती प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने हरिओद जी का व्यक्तित्व और कृतित्व और कुछ पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्याएँ की है। आज हम इसके कुछ और चुनिंदा पद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं जिन्होंने हिंदी ऐच्छिक विषय के रूप में लिया है, वो छात्राएं कृपया ध्यान देकर प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। ये पाठ्यक्रम बीए पार्ट फाइनल ईयर या थर्ड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र है। ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल है। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसका विवेचन विश्लेषण करें। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में किसी तरह की कोई कोताही ना बरतें। तो आज हम पवनदूती प्रसंग का अगला जो पद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। नवा पद्यांश है, तेरे में है न वे गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों को चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ की कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, जो चित्रों में ब्रह बिथुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यों श्रुति उनको हो सकेगी हमारी, जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति व्रज के व्याकुलों की कराना। तो हम प्रस्तुत पद्यांश की 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएँ करते हैं। तो व्याख्या का प्रथम सोपान है जो मैंने पिछले वीडियो में भी छात्रों को आगाह किया था कि व्याख्या करते समय जिसमें सप्रसंग व्याख्याएँ पूछी जाती हो, चाहे वो गद्यांश हो पद्यांश हो, तो उसके 4 जो सोपान हैं, व्याख्या के 4 जो प्रमुख चरण होते हैं, जिसमें पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा भावार्थ या सरल अर्थ, चौथा कलात्मक सौंदर्य या विशेष टिप्पणी या काव्य सौंदर्य, या फिर बाद में सामाजिक या साहित्यिक विश्लेषण। तो ये 4 सोपानों के आधार पर व्याख्या का भवन खड़ा हुआ है। तो छात्राएं या विद्यार्थी इन 4 बातों को सप्रसंग व्याख्या करते समय नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इनका बहुत ही महत्व होता है सप्रसंग व्याख्या में। तो नंबर 1
प्रस्तुत पद्यांश का हम संदर्भ देखते हैं तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं और जिन्होंने हिंदी का पहला महाकाव्य खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास में से छठे सर्ग का जो पवनदूती प्रसंग है उससे उद्धृत है, अवतरित है। ये इसका संदर्भ है। अब इसका प्रसंग देखते हैं तो प्रस्तुत पद्यावतरण में या काव्यांश में या पद्यावतरण में कवि ने ब्रह्मणी राधा को पवन की दूती बनाकर संदेश देते हुए चित्रित किया है। राधा पवन से कहती है कि तुम्हारे पास बोलने की शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास बोलने की शक्ति नहीं है, इस कारण तुम मेरी विरह व्यथाओं को वाणी द्वारा स्पष्ट नहीं कह सकती हो, वाणी के द्वारा। अतः तुम ऐसी युक्ति करना जिससे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को मेरा स्मरण हो आवे। तो मेघदूत में भी कालिदास ने पवन को, मेघ मानी पवन को भी एक माध्यम, संदेश भेजने का एक माध्यम माना था। उसी के आधार पर यहाँ भी हरिओद जी पवन के माध्यम से राधा का जो संदेश है, मैसेज है, उसको कृष्ण तक पहुँचाने का वो पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से अपना संदेश प्रेषित करना चाहती है राधा। तो अब हम इस पद्यांश का, पद्यावतरण का भावार्थ, सरल अर्थ करते हैं। राधा पवन से कहने लगी, क्या कहने लगी कि हे पवन, तुम में वह गुण नहीं है जिससे तुम मेरी व्यथाओं को स्पष्ट वाणी में सुना सको, अर्थात तुम्हारे पास बोलने की शक्ति या स्पष्ट वाणी का गुण नहीं है, अब बोल नहीं सकती हो, इसलिए तुम अपने क्रियाकलापों, संकेतों को अपनी प्रखर मति और उचित युक्तियों से व्यक्त करना। प्रियतम के उस भवन में बादलों के समान सारे कांति वाले अर्थात सांवले वर्ण के जो लोग बैठे हो तथा उस भवन में जो चित्र लगाए गए हों, उन चित्रों को ध्यान से देख लेना। राधा पुनः कहने लगी कि हे पवन, यदि उस भवन में लगे हो चित्रों में तुम्हें कोई विरह व्यथा से पीड़ित स्त्री का चित्र दिखाई दे तो तुम उस चित्र के समीप जाकर इस तरह से उसको हिलाना डुलाना ताकि प्रियतम श्री कृष्ण की दृष्टि उस ओर पड़ जावे और वे उस चित्र को आश्चर्यचकित भाव से देखने लगे। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि वे प्रियतम मेरा मधुर स्मरण करने लगेंगे, उनको मेरी स्मृति, मेरी याद आने लग जाएगी। इस तरह तुम्हारे द्वारा उनके मन में हमारी स्मृति जागृत हो जाएगी, इस बात की मुझे पूरी आशा है, मुझे भरोसा है। आगे राधा कहती है कि यदि उस भवन में कोई चित्र किसी उद्यान का हो, किसी बगीचे का हो और उस चित्र में कुछ मदमस्त जीव अत्यधिक मात्रा में घूमते फिरते चित्रित किए गए हों तो तुम उस चित्र के पास जाकर उसे भी खूब हिलाना। तुम्हारे इस कार्य से प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान उस चित्र की ओर जाएगा और उसमें चित्रित दृश्यों को देखकर उन्हें ब्रज की याद आएगी, स्मृति हो जाएगी। इस तरह हे पवन, तुम उन दिव्य रूपधारी
प्रियतम श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की स्मृति कराना। अब हम इसका काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, इसमें क्या खास है, क्या विशेष है, या इसका साहित्यिक और सामाजिक विशेषण देखते हैं। तो उक्त पद्यांश में पवन ऐसी दूती बताई गई है जिसके पास अपनी वाणी नहीं है, वो बोल नहीं सकती है, इसलिए वे केवल संकेतों से ही राधा की विरह व्यथा की सूचना और व्यंजना कर सकती है। कवि ने इसी अभिप्राय को ध्यान में रखकर चित्रशाला का वर्णन किया है और उक्त पद्यांश में अनुप्रास, परिकर, काव्यलिंगी अलंकार का प्रयोग हुआ है और मंदाक्रांता छंद की पद योजना उचित रूप में प्रयुक्त हुई है और पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध है और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और सामर्थ्य रखती है। अगला पद्यांश, कोई प्यारा कुसुम कुमला घेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा कुसुम कुमला घेह में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक वाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, जो प्यारे मंजू वन या बाटका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को, यों होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अब हम वो 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का हिंदी महाकाव्य है। उसके 6ठे सर्ग में पवन दूती प्रसंग से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में राधा अपनी संदेश वाहिका पवन से कहती है, क्या कहती है कि तुम मेरे प्रियतम के पास, प्रियतम कौन, श्री कृष्ण के पास जाकर ऐसे क्रियाकलाप करना जिनसे उन्हें मेरी याद आ जावे, ऐसी एक्टिविटीज़ करना, ऐसी गतिविधियां करना जिससे क्या है, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को मेरी जो स्मृति है, स्मरण है, वो हो जाए। तो इसी प्रसंग में राधा आगे कहती है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। राधा कहती है कि यदि उस घर में कोई सुंदर फूल कहीं पर कुमलाया हुआ पड़ा हो, कोई पुष्प, कोई फूल कुमलाया हुआ, मुरझाया हुआ कहीं पड़ा हो, तो तुम उसे प्रियतम कृष्ण के चरणों में डाल देना, अर्थात उस कुमलाए पुष्प को श्री कृष्ण के पैरों के पास ले आना। हे पवन, उस पुष्प के माध्यम से ये बतला देना कि इसी तरह एक युवती आपके वियोग से कुमला रही है, व्यथित हो रही है, वह निरंतर कृश होकर समय को निकाल रही है, समय व्यतीत कर रही है और आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है। तो मेरा ये संदेश, मेरा ये मैसेज जरा श्री कृष्ण को सुना देना, बतला देना। आगे राधा कहती है कि हे पवन, तुम्हें मेरे प्रियतम श्री कृष्ण
किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हुए दिखाई दें, कोई उपवन में, कोई वाटिका में यदि वो खड़े हों और तुम्हें दिखाई दें, तो तुम उस बांस के छेदों में प्रविष्ट होकर उन्हें वंशी की तरह मधुर सुर में बजाना। तुम्हारे इसी कार्य से उन श्री कृष्ण को गोपियों का मधुर स्मरण हो जाएगा, याद आ जाएगी, क्योंकि गोपियाँ प्रियतम कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि सुनने के लिए अत्यधिक उत्कंठित होती रहती है। मुरली की धुन पर वो अपने आप को खो देना चाहती है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रथम छंद में विरह व्यथा के कारण राधा को कुमलाया हुआ प्यारा कुसुम बताकर उसकी वेदना का निरूपण किया गया है। जब हवा तेज गति से बहती है तो बांस की झाड़ियों में उनके फटे हुए पोरों में प्रविष्ट होकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करने लगती है। वह ध्वनि वंशी की तरह निकलती है। इससे पूर्व घटनाओं के स्मरण की वंदना की गई है और उक्त पद्यांश में अनुप्रास, उपमा, रूपक तथा काव्यलिंगी अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और यह मंदाक्रांता छंद की पद योजना इसमें उचित रूप में प्रयुक्त हुई है और पदावतरण की भाषा शैली सहज सरल और शुभोदय और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। अगला पद देखते हैं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यों देना ए भगनी जलता एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो ब्रह बिथुरा, बारी में बोरती है, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकता हो, कैसी होती व्रह बस में मैं नित्य रोमांचता हूँ। तो हम 4 सोपानों के आधार पर उक्त पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा खड़ी बोली हिंदी में रचित प्रिय प्रवास के 6ठे सर्ग पवनदूती प्रसंग से उद्धृत है, अवतरित है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण में राधा पवन से कहती है कि तुम मथुरा जाकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के सामने इस तरह क्रियाकलाप करना ताकि उन्हें मेरी याद आ जावे। इसका इसमें चित्रण कवि कर रहे हैं। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। राधा पवनदूती से कहती है, क्या कहती है कि हे बहन, हे बहन, उस समय तुम प्रियतम श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल के पुष्प को लाकर पानी में इस प्रकार थोड़ा थोड़ा डुबोते रहना, थोड़ा थोड़ा, जरा जरा, ताकि उससे ऐसी वंदना हो कि विरह से व्यथित स्त्री की आँखों से निरंतर अश्रुधारा बहती हुई प्रतीत हो। अर्थात कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली नायिका विरह व्यथा के कारण निरंतर अश्रु बहाती रहती है। उसी प्रकार कमल को बार बार पानी में डुबोकर ऊपर उठाने की क्रिया से नायिका की व्यथा की वंदना हो जाती है। इस तरह की तू गतिविधि वहाँ करना। इसलिए राधा ने पवन को श्री कृष्ण के सामने कमल को पानी में बार बार डुबोने की क्रिया करने के लिए कहा है।
राधा आगे पुनः कहती है कि तुम उसी समय कहीं से कदम का फूल धीरे से ले आना, कमल का फूल, और उसे प्रियतम की चंचल दृष्टि के सामने डाल देना। उससे ऐसा दिखलाने का प्रयास करना कि विरह दशा में नित्य आशंकित रहने वाली गृहिणी की कैसी दशा होती है और मैं नित्य किस तरह रोमांचित हो जाती हूँ। अब इसका हम कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। जल कणों से युक्त, उक्त पद्यांश में जल कणों से युक्त कमल का चित्रण करके राधा की विरह व्यथा की वंदना की गई है कि कृष्ण के वियोग में राधा कितनी विरह व्यथित है, उसका इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। उक्त पद्यांश में नीप कदम को कहते हैं। अशोक जाति के वृक्ष को भी नीप कहते हैं। नीप का पुष्प अपने वृंत से अलग होते ही एकदम मुरझा जाता है। उसी दृष्टि से यहाँ नीप पुष्प लाने की बात की गई है ताकि राधा के किस शरीर की वंदना हो सके। और उक्त पद्यांश में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और इस पद्यांश में मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त हुआ है और पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल और सुबोध है। कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। अगला, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे समल रखना, ओ उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसता सा हमारा, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पाप की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अब हम इसकी 4 चरणों के आधार पर व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित हरिओद द्वारा विरचित प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य के 6ठे सर्ग पवनदूती प्रसंग से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग, पवनदूती प्रसंग से उद्धृत राधा का कथन है। वह पवन रूपी दूती को समझाती हुई कहती है कि तुम प्रियतम कृष्ण को पहचान कर इस तरह की क्रियाएं करना ताकि उन्हें विरह व्यथा से पीड़ित गोपियों का और मेरा स्मरण हो जावे। इसी क्रम में वो कहती है, क्या कहती है, आगे हम इसका भावार्थ देखते हैं कि हे पवन। प्रस्तुत अवतरण में राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तुम प्रियतम कृष्ण के सामने जाकर कोई ऐसा नए पेड़ का पत्ता उनकी आंखों के सामने लाकर डाल देना जो कि मुरझाकर पीला हो रहा हो। तुम उस पीले पत्ते को उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे संभला कर रखना और उसके द्वारा यह बतलाने की चेष्टा करना कि जिस प्रकार वह पत्ता अपनी डाल से अलग होकर पीला पड़ गया है और दरअसल में डाल से पत्ता टूटते ही वो धीरे धीरे पीला हो जाता है, उसी प्रकार अपने प्रियतम के प्रवासी होने से अत्यधिक दुख के कारण हम सभी ब्रज युवतियों की एकदम पीली पड़ गई हैं। इसलिए प्रियतम को अब हमारी विरह व्यथा दूर करनी चाहिए। राधा आगे कहती है, किससे कहती है, पवन से।
पवन से कहने लगी कि इस प्रकार तुम प्रियतम श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं बतला देना, मेरी सारी पीड़ाओं को कह देना, और धीरे धीरे अपने साथ प्रियतम के पैरों की धूल लेकर आना, चरण रज को ला करके मेरे पास आना। यदि तुम प्रियतम के पैरों की थोड़ी सी भी धूल हमें लाकर नहीं दोगी तो मैं कैसे अपने दुखी हृदय को सांत्वना ढांढस दे सकूंगी। अब इसका कलात्मक सौंदर्य प्रथम छंद में पीले पत्ते के उदाहरण से प्रोसित पतिका ब्रहणी नायिका की मुरझाई हुई मुख कांति की वंदना हुई है। द्वितीय छंद में ब्रहणी राधा अपने प्रियतम की चरण धूलि पाकर ही स्वयं को धन्य मानती हुई दिखाई पड़ती है। और उक्त पद्यांश में अनुप्रास, दृष्टांत, उपमा, आक्षेप अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता छंद की गेयता और पद मैत्री उचित रूप में प्रयुक्त हुई है, और पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल और सुबोध है, जो कवि के भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला और अंतिम पवन दूती प्रसंग का 16वां पद है, अंतिम पद है। इसको और पढ़ लेते हैं। पूरी होवे ने यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिने इतनी मान ले ओ चली जा। छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। भ्रांता होके परम दुख ओ भूरी उद्विग्नता से, लेके प्रात मृदु पवन को या सखी आदि को। यूं ही राधा प्रकट करती नित्य ही वेदनाएं, चिंताएं थी चलित करती वर्धता थी व्यथाएं। अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पदावतरण की सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के 6ठे सर्ग पवन दूती प्रसंग से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। आगे नंबर 2 इसका प्रसंग। इस पदावतरण में राधा पवन को दूती बनाकर, मैसेंजर बनाकर प्रियतम श्री कृष्ण के पास भेजती हुई चित्रित की गई है। इसी क्रम में राधा पवन दूती से कहने लगी कि मेरा संदेश आप मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास जाकर देना। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं, इसका सरल अर्थ देखते हैं। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तुम यहाँ से मथुरा जाकर प्रियतम के सामने हमारी मनोव्यथाओं को प्रकट करने की कोशिश अवश्य ही करना, और उन्हें हमारी विरह व्यथा की व्यंजना करके ही लौटना है, नहीं तो यहाँ नहीं आना है। हमारी जो सारी विरह व्यथा है, हमारी पीड़ा है, उनको उनके सामने व्यक्त करना। परंतु यदि तुमसे हमारी अन्य बातें पूरी न हो सके तो तुम मेरी इतनी अभिलाषा अवश्य पूरी करना। मेरी एक अपेक्षा है आपसे, मैं तुमसे नम्र निवेदन करती हूँ, इसलिए तुम मेरी बात को मानकर मथुरा चली जाओ और वहाँ से प्रियतम के चरण कमलों को प्यार से छूकर वापस लौट आओ। तब मैं तुम्हारा स्पर्श करके ही विरह व्यथा से संतप्त अपने हृदय को शांत कर लूँगी। भाव यह है कि पवन के द्वारा अन्य कार्य नहीं भी हो सके तो वह श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके लौट आवे।
तब उसी हवा का स्पर्श करके राधा अपने संताप को शांत कर लेगी। राधा की अंतिम अभिलाषा यही व्यक्त हुई कि केवल कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके और यहाँ आ जाना, बस और कुछ नहीं कर सकती है। आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि अत्यंत विरह व्यथा से पीड़ित होकर राधा अपने दुख को इसी प्रकार व्यक्त करती रहती थी। वह विरह उन्माद से एकदम भ्रमित सी होकर कभी तो प्रातःकालीन पवन को और कभी सखी आदि को प्रियतम के संबंध में अपने भाव व्यक्त करती रहती थी। इस प्रकार की वेदनाएं प्रकट करती हुई वह प्रतिदिन अपनी चिंताएं बढ़ाती रहती थी तथा उनसे उसकी व्यथाएं ही भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती थी। या विरह व्यथा के कारण निरंतर वेदनाएं प्रकट करने से राधा के दुखों का कोई अंत नहीं था। ये इसका भावार्थ। अब अगला और अंतिम चौथा इसका सोपान है कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत छंद में गृहिणी नायिका की अंतिम अभिलाषा का सुंदर चित्रण हुआ है। द्वितीय छंद में कवि ने राधा की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया है। उक्त पद्यांश में अनुप्रास काव्यलिंगी अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और मंदाक्रांता छंद की लय गति पदयोजना गेयता का निर्वाह किया गया है और पद्यांश की भाषा शैली से सरल और सुबोध है और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो ये हरिओ द्वारा परिचित प्रिय प्रवास महाकाव्य का जो छठा प्रसंग है पवनदूती प्रसंग, ये आज पूर्ण हो गया है। आगे हम अगले वीडियो में मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे और साकेत का नवम सर्ग है उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने का में किसी तरह की कोई कोताही ना बरतें। धन्यवाद।